यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट के हम लोग यहाँ पर जो MCQs कर रहे हैं इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर डे नंबर आज कौन सा 5वां है, ठीक है, डे 5 है। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर डे 5 है आज, ठीक है। तो हमने क्या किया था, कल जो डे 4 बनाया था वो डे 4 के मैंने कल ही करा दिया, मतलब डे 5 वाले जो MCQs थे वो मैंने आपको कल करा दिए थे। जैसे कि आज मैंने जो सुबह टॉपिक आपको दिए हैं, जो यहाँ पर टॉपिक दिए थे आज फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है, वो मैंने टॉपिक के MCQs कल ही करा दिए थे, राइट। तो याद रखना है कि अगर आज वाले आपको जो सुबह टॉपिक आपने पढ़ा होगा वो कल वाले MCQs से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है। 4 में है, और जो 4 वाला MCQs यहाँ पर था सिटीजनशिप नागरिकता वाला वो मैं 5 में कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, राइट। तो ध्यान रखना है, आज आपने जो टॉपिक पढ़ा होगा वो 4 वाले से आप अपने जो MCQs है उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, टारगेट 4 वाले से। और जो टारगेट 5 वाला है ये टारगेट 4 वाले के जो यहाँ पर दिया था सुबह मैंने उससे यहाँ पर सॉल्व करके इसको, ठीक है। बस इतना सा यहाँ पर डाउट है कि ऊपर नीचे यहाँ पर सीरियल का हो गया नंबर का, ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन सेम है, राइट। दोनों पढ़ लिए तो दोनों के MCQs आप प्रैक्टिस कर सकोगे, ठीक है। तो आते हैं और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो वही नोट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, राइट। आते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से, नागरिकता का अर्थ क्या है। वहाँ पर सिटीजनशिप था टॉपिक, जो टारगेट वहाँ पर कितना था, टारगेट नंबर 4 था, है ना, लेकिन यहाँ पर 5 करा दिया था उसमें, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आते हैं इसमें, नागरिकता की अवधारणा और भारत में इसके महत्व के लेकर के विचार करना है। नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच एक पूर्ण राजनीतिक संबंध को दर्शाती है, जो व्यक्ति को राज्य के प्रति वफादारी और राज्य के जो व्यक्ति के प्रति संरक्षण के लिए बाध्य करती है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात है, भारतीय संविधान नागरिकों और विदेशियों के बीच विभेद नहीं करता है और सभी नागरिकों को अधिकार और दोनों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। सेकंड बात गलत है कि संविधान जो है नागरिकों को विदेशियों से स्पष्ट विभेद करता है। कुछ मूल अधिकार जैसे कि 15, 16, 19, 29, 30 जो होते हैं इक्वल नागरिकों के लिए होते हैं, ठीक है, आरक्षित होंगे। तो पहली बात यहाँ से सही से, दूसरी बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, नागरिक केवल वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें राज्य में नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि एलियंस या विदेशी वे होते हैं जिनमें अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या, 1 और 3 यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है, 2 बातें इसकी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के उन विशेषाधिकारों के संबंध में विचार करना है जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है, ठीक है। क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा, एक तो पहला बोला है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 15। सेकेंड बात मतलब यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है क्या होगा, इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19, ये भी बात क्या है, करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, तीसरा बोला है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार नागरिकों को विदेशियों दोनों को प्राप्त होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। चौथी बात है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समता, अनुच्छेद 16, ये बात करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर 1, 2 और 4 करेक्ट है, तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में नागरिकता की कानूनी स्थिति और संवैधानिकता सीमाओं को लेकर के विचार करना है। केवल जन्म से नागरिक बना व्यक्ति ही भारत में राष्ट्रपति के पद पर पात्र हो सकता है, जबकि अमेरिका में जन्मजात और प्राकृतिक दोनों नागरिक यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात क्या होगी, तीसरी का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर भारत में जन्मजात नागरिक और प्राकृतिक नागरिक जो बाद में नागरिकता लेते हैं दोनों राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ UPSC अक्सर पॉइंट को घुमाता है, इधर उधर कर देता है ना, तो यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहली बात गलत है। सेकेंड, नागरिकता के अधिकार के साथ साथ नागरिकों पर कुछ कानूनी कर्तव्य लागू होते हैं, जैसे करों और भुगतान का करना, ठीक है, भुगतान करना, राष्ट्र की रक्षा करना, राइट। सेकंड क्या हुआ, सेकंड सही हो जाएगा। तीसरी बात है, भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है जो भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 2 और 3, इसका सही आंसर पहला गलत है, बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 नागरिकता निर्धारण के संबंध में विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको, यहाँ पे अभी मैंने नोट करके डाल दिया इसमें कि आपको कुछ मिस्टेक ना हो, ठीक है। 4 वाला टारगेट 5 में हो गया, 5 वाला 4 में हो गया। हम लोग क्या करेंगे, टारगेट में ऊपर सबका सिलेबस जो टॉपिक है टॉपिक डाल देंगे ऊपर से, है ना, सामने दूर से बड़ा बड़ा टॉपिक दिखेगा कि हाँ इस टॉपिक का है, ठीक है ना, आपसे मिस्टेक होगा ना मेरे से होगा, राइट। तो अब जो अगला टारगेट आएगा ना, टारगेट नंबर 6 आएगा,
उसमें हम लोग ये चीज़ करेंगे, ठीक है। और देखो कल यहाँ पर टारगेट के ऑफ रहेगा, कल संडे। कल मैं आपको क्या करना है, कल अभी मैं आपको लास्ट में दोबारा बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 यहाँ से, संविधान के लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 में नागरिकता निर्धारण के समय विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात है, पहले यहाँ से अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य के क्षेत्र में अधिवास रखता है या रखता था, जिसका जन्म भारत में हुआ, वह भारत का नागरिक बन जाएगा या बन गया है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से क्वेश्चन नंबर चौथे का क्या होगा? चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सोचना क्या होगा, बताओ सोच के। अब देखो पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है, ठीक है। बता तो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन तो नहीं हो, है ना, नई लाइव क्लास चल रही है। तो देखो पहली बात क्या होगी, पहली बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 5 अधिवास द्वारा नागरिकता की बात करता है, और इसके लिए यहाँ पर व्यक्ति का भारत में जन्म होना या उसके माता पिता का जन्म होना, यह संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में रहना आवश्यक था। ये बात करेक्ट है। सेकेंड है, अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 6 विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए या आने वाले शरणार्थी जो थे उनमें अधिकारों को सुरक्षित करता है। तीसरी बात है, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया तो उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 6 महीने में तक भारत में निवास करना अनिवार्य होगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? तीनों बातें क्या है, सही है। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 सभी करेक्ट है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 सभी करेक्ट हो जाएंगे, तो सी का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत से पाकिस्तान प्रवास पुनः वापसी के संबंध में अनुच्छेद 7 के बारे में विचार करना है। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान में स्थानांतरित हो गया है वह भारत का नागरिक नहीं रहा है। पहली बात। पांचवें का पहला करेक्ट है, उसकी नागरिकता खत्म मान ली जाएगी। सेकेंड बात है, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान प्रवास के बाद पुनर्वास के परमिट ऑफ जो यहाँ पर रिसेटलमेंट के तहत वापस भारत आया तो उसे पंजीकरण माध्यम से नागरिकता मिल सकती थी। सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ से उबकर या असुरक्षित महसूस करके भारत वापस आना चाहता है तो उसे 6 महीने भारत में रहकर पंजीकरण कराने की अनुमति दी गई है। सेकेंड बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, अनुच्छेद 7 के प्रावधान अनुच्छेद 5 और 6 के प्रावधानों पर प्राथमिकता रखते हैं। तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि 7 जो है अनुच्छेद इसकी शुरुआती होती है और अनुच्छेद 5-6 के बीच यहाँ पर कोई बात होते हुए भी ये विभाजन के समय विशेष परिस्थिति को हल करने के लिए लाया गया था। तो आंसर क्या होगा? तीनों बातें यहाँ से भी करेक्ट हैं, ठीक है। पांचवें का सभी करेक्ट हैं, तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता समाप्ति की संसद शक्ति के संबंध में अनुच्छेद 9 और 10-11 के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता अर्जन और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। सेकेंड बात करेक्ट हो जाएगी अभी क्योंकि यहाँ पर सेकेंड इसलिए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 11 संसद को वह ये शक्ति रहता है कि वह इसके तहत संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है, ठीक है। संविधान नागरिकता के संबंध में एक स्थायी और विस्तृत कानून प्रदान करता है जो भविष्य में नागरिकता के अर्जन को नियंत्रित करेगा। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो संविधान नागरिकता पर कोई स्थायी या विस्तृत कानून नहीं रहता है। संविधान ने केवल 26 जनवरी 1950, ठीक है, 1950 की स्थिति तय की थी और भविष्य के लिए नियम बनाने की पूरी जिम्मेदारी संसद को सौंपती है, ठीक है। ओनली 1 2 यहाँ से करेक्ट है, तीसरी बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 2 सही है ए। क्वेश्चन नंबर 7वां, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों के संबंध में विचार करना है। वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है कि यहाँ पर व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ हो और उसके माता पिता से कोई यहाँ पर भारत का नागरिक हो। पहली बात। 7वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से 7वें का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा आपको यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लेकर विकल्प केवल उन व्यक्ति को उपलब्ध होगा जो भारत के मूल के हैं या जिन्होंने भारतीय नागरिक से विवाह किया है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का भारतीय संविधान की 8वीं सूची में उल्लिखित किसी एक भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य होगा, अनिवार्य शर्त होगी।
तीसरी बात है बी करेक्ट है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से नागरिकता के लिए यहाँ पर 12 साल का निवास कुल मिलाकर और यहाँ पर 8वीं अनुसूची किसी भी भाषा का ज्ञान होना एक अनिवार्य योग्यता बताता है। आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3 सभी करेक्ट है। 7वें का आंसर क्या होगा? सभी करेक्ट है, तो कितने सही हैं? सभी तीनों। क्वेश्चन 8 है नागरिकता की समाप्ति लॉस ऑफ सिटीजनशिप के संबंध में विचार करना है। पहला, स्वैच्छिक त्याग के तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्यागता है तो उससे उसकी प्रत्येक नाबालिग बच्चे की भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। पहली बात। 8वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये एक कठोर प्रावधान है जो माता पिता के यहाँ पर नागरिकता त्यागने पर नाबालिग बच्ची की नागरिकता चली जाती है। हालांकि वह बच्चा 18 वर्ष का होने के बाद या होने पर अपनी नागरिकता पुनः प्राप्त कर सकता है। सेकेंड बात है, बर्खास्तगी के माध्यम से नागरिकता तब तक समाप्त हो जाती है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी या अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, और ये नियम युद्ध के समय भी लागू रहता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बर्खास्तगी का जो नियम है ये युद्ध के समय लागू नहीं होता है। युद्ध के दौरान सरकार किसी व्यक्ति को देश छोड़ने या नागरिकता बदलने पर रोक सकती है। इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात है वंचना, ठीक है, द्वारा नागरिकता केवल उन नागरिकों को छीनी जा सकती है जिन्होंने पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त की है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जन्मजात नागरिकों की नागरिकता सरकार वंचना द्वारा नहीं छीन सकती है, सिवाय देशद्रोह जैसी असाधारण मामलों को देखकर। ठीक है, ये मुख्य रूप से उन पर लागू होगी जिन्होंने फर्जी दस्तावेज या यहाँ पर संविधान के प्रति अरुचि दिखाकर नागरिकता लिए। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है, दूसरा गलत हो जाएगा। सही पूछा तो 1 और 3 ये बात करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीए के बारे में विचार करना है। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाता है। ठीक है, पहला क्या होगा? 9वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, है ना, पहली बात से हो जाएगी। सेकेंड है इन समुदाय के व्यक्तियों के लिए प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारत में निवास की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिए गए। सेकेंड बात, 9वीं का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस कानून का मुख्य आकर्षक है कि यहाँ पर निवास की शर्त को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किए गए, जो कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014 का, है ना, तो ये बात सही है। तीसरी बात है सीए प्रावधान संविधान की छठी सूची में शामिल जनजातियों या जनजातीय क्षेत्रों में और इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सीए जो है छठी सूची के क्षेत्र असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं और ILP वाले क्षेत्र जैसे कि अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना है। आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही है, राइट, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है असम समझौता के बारे में विचार करना है। 6A जो असम एकॉर्ड है इसके बारे में। नागरिकता अधिनियम में अनुच्छेद 6A को असम समझौता के बाद जोड़ा गया था, जो असम में विदेशी नागरिकों के लिए पहचान के लिए एक विशेष व्यवस्था प्रदान करता है। पहली बात 10वें का करेक्ट है। सेकंड, 1 जनवरी 1966 से पहले असम से आए लोगों भारतीय नागरिक माने जाएंगे, बशर्ते साधारणतः असम के निवासी रहे हों। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात है 1966 से 1971 1966 एंड 1971 के बीच यहाँ पर जो असम में आए व्यक्तियों को तुरंत नागरिकता मिल जाती है और वे मतदान के अधिकार का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट याद रखना है जो डिफरेंस दे रहा है ना 1966 से 71 तक बीच में। तो क्या होगा तीसरी बात यहाँ से इसकी ये गलत है, क्योंकि 66 से 71 है ना, 66 से 71 के बीच जो पंजीकरण तो मिलता है, लेकिन उन्हें 10 वर्ष के मतदान का अधिकार नहीं होता है। ये 10 साल पूरे होने पर भी वे मतदाता 10 साल पूरे होने पर ही वे मतदाता बन सकते हैं, है ना, ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 नागरिकता क्षेत्र समावेष्टि द्वारा अर्जन के संबंध में विचार करना है। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो वहाँ के सभी निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। पहली बात यहाँ से 11वें का गलत है, क्योंकि यहाँ पर सभी निवासी स्वतः नागरिक नहीं बनते हैं। सरकार को एक आदेश या ऑर्डर जारी करके बताना होता है कि यहाँ पर किन व्यक्तियों को नागरिक माना जाएगा। सेकेंड बात है भारत सरकार को यह निर्दिष्ट करना होता है कि उस क्षेत्र में कौन से व्यक्ति भारत का नागरिक होंगे। बात सही है, ठीक है। तीसरा
पुडुचेरी के भारत में विलय के समय नागरिकता पुडुचेरी आदेश 1962 जारी किया गया था। बात एकदम सही है। आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है ना? पहला गलत था, तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे 2 और 3 बी। क्वेश्चन नंबर 12, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता स्वैच्छिक त्याग के संबंध में विचार करना है। जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को त्याग करता है तो उसके साथ ही उसके नाबालिग बच्चों की भारतीय नागरिकता भी स्वतः समाप्त हो जाती है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, यदि कोई व्यक्ति युद्ध के समय नागरिकता त्यागने की घोषणा करता है तो केंद्र सरकार की ऐसी घोषणा पंजीकृत को रोक लगा सकती है। मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है। सेकेंड बात सही है। तीसरी बात है, नागरिकता त्यागने वाला व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पुनः अपनी नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जिस बच्चे की नागरिकता माता पिता के कारण गई है वह 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 1 वर्ष के भीतर भारतीय नागरिक बनने की इच्छा व्यक्त कर सकता है और पुनः नागरिकता प्राप्त कर सकता है ना? तो ये बात गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 13 नंबर, नागरिकता की बर्खास्तगी और वंचना के संबंध में विचार करना है। बर्खास्तगी की प्रक्रिया तब लागू होती है जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है। पहली बात 13 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 9 संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित है और भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, इसलिए यहाँ पर विदेशी नागरिकता लेते ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। पहला करेक्ट है। वंचना एक अनिवार्य समाप्ति है जहाँ केंद्र सरकार किसी व्यक्ति के संविधान के प्रति अरुचि दिखाने या युद्ध के दौरान शत्रु के साथ अवैध संपर्क नागरिकता से वंचित कर सकती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसके आधारों पर संविधान के प्रति अनादर, फर्जी दस्तावेज या शत्रु उद्देश्य के साथ यहाँ पर व्यापार शामिल हो। तो तीसरी बात है, भारत सरकार किसी भी जन्मजात नागरिक सिटीजन बाई बर्थ को वंचना के माध्यम से नागरिकता वंचित कर सकेगी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि वह देखो इसलिए यहाँ पर यह गलत होगा क्योंकि जन्मजात नागरिकों को समानता वंचना के माध्यम से नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रावधान मुख्य रूप से उन पर लागू होता है जिन्होंने पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन के समय या प्राकृतिक नेचुरलाइजेशन के समय तरीके से नागरिकता ली हो, ठीक है। तो ये बात इसकी गलत होगी। 1 2 करेक्ट है यहाँ से, राइट। 2 आंसर है, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर है, नागरिकता खोने और विशिष्ट आधारों पर संबंध में विचार करना है। यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहा हो बिना किसी छात्र या सरकारी सेवा के कारण, तो केंद्र सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। पहली बात 14 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, यदि किसी व्यक्ति ने पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर किसी देश में 2 वर्ष की यहाँ पर कैद की सजा पाई है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से 14 का करेक्ट है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरी बात है 14 का तीसरा बोला है, नागरिकता की बर्खास्तगी का प्रावधान उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जिन्होंने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर ली यदि वह भारत के समय युद्ध में लगा हुआ हो। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है भी, तीनों बातें करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर युद्ध के दौरान सरकार निजी और यहाँ पर किसी भी नागरिकता को बदलने को लेकर रोक सकता है और ताकि वे जवाबदेही से ना बच सकें, ठीक है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 14 का आंसर 1 2 3 सही पूछा है। क्वेश्चन 15 टॉपिक है विदेशी भारतीय नागरिकता और ओसीआई प्रवासी भारतीय को लेकर के। देखते हैं 15 को। इसमें बोला है विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता कार्ड धारक की पात्रता के संबंध में विचार करना है। कोई भी भारतीय या कोई भी व्यक्ति जो स्वयं जिसके माता पिता में से कोई एक कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा हो वह ओसीआई कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। पहली बात 15 का पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, एक विदेशी मूल की पत्नी जिसका विवाह किसी भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक के साथ हुआ है और वह विवाह कम से कम 2 वर्षों से अस्तित्व में है, ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगा एकदम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2015 में यहाँ पर ऐसा संशोधन जोड़ा गया था, क्योंकि यहाँ पर 2015 के संशोधन के बाद जोड़ा गया था कि प्रावधान ताकि भारतीय नागरिकों को विदेशी जीवन साथी को सुविधा मिल सके और बशर्ते विवाह को 2 साल हो गए हों, ये यहाँ पर शर्त होगी एक। तीसरी बात है ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में आने के लिए आजीवन वीजा मुक्त लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री प्रवेश की सुविधा मिलती है। तीसरी बात करेक्ट है, तीनों सही है। आंसर यहाँ से 15 का 1 2 3 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है ओसीआई कार्ड धारकों को प्राप्त अधिकारों उन पर लागू प्रतिबंधों के संबंध में विचार करना है। ओसीआई कार्ड धारकों को सार्वजनिक रोजगार
के मामलों में अवसर की समता का अधिकार प्राप्त होता है। पहली बात, 16 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर ओसीआई कार्ड धारकों को अनुच्छेद 16 के तहत सरकारी नौकरियों का अधिकार नहीं होता है। वे केवल आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में कुछ सुविधा के हकदार होंगे। सेकेंड बात है, वे भारत में कृषि भूमि, वृक्षारोपण, संपत्ति खरीदने के पात्र नहीं है। सेकेंड बात सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वे आवासीय व्यावसायिक संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन खेती जमीन, एग्रीकल्चरल लैंड या प्लाट नेशनल को लेकर संपत्ति नहीं खरीद सकेंगे। ठीक है। तीसरी बात है, उन्हें भारत में निर्वाचन नामावली पंजीकरण होने का, मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए कि भारत में ना तो वोट दे सकते हैं और ना ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे जज जैसे जो संवैधानिक पद पर धारण कर सकते हैं। तो 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत है, 2 बातें सही है। क्वेश्चन 17 है, अनिवासी भारतीय एनआरआई और विदेशी भारतीय नागरिक के बीच यहाँ पर अंतर के बारे में विचार करना है। एनआरआई एक भारतीय नागरिक होता है जो समानता भारत से बाहर रहता है और उसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। पहली बात, 17 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, ओसीआई कार्ड धारक एक विदेशी नागरिक होता है जिसके पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट होता है और वह भारत की दोहरी नागरिकता का आनंद लेता है। सेकेंड बात, क्योंकि सेकेंड बात भी गलत हो जाएगी यहाँ से, इसकी पहले सही थी। क्यों? क्योंकि ओसीआई कार्ड धारक को अक्सर दोहरी नागरिकता कहा जाता है, लेकिन भारत का संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। ओसीआई केवल एक लंबी अवधि का वीजा दर्ज है, ठीक है, दर्जा होता है, नागरिकता का नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, एनआरआई को भारत में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि ओसीआई को यह अधिकार नहीं होता है। ये बात एकदम करेक्ट है, क्योंकि एनआरआई भारतीय नागरिक होते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें 2011 में मतदान से अधिकार को लेकर के रूप में दिया गया था, याद रखना है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा? 2 बातें इसकी सही है, 1 और 3, 17 का 1 और 3 सी। क्वेश्चन 18, ओसीआई कार्ड धारक पंजीकरण को रद्द करने के आधार पर विचार करना है। यदि कार्ड धारक ने धोखाधड़ी, मिथ्या निरूपण या भौतिक तथ्यों को छिपाकर ओसीआई कार्ड प्राप्त किया तो क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो सकता है? ये यहाँ पर रद्द करने के लिए बोला राज्य के आधार पर हो सकता है रद्द, तो क्या होगा? पहला 18 का यहाँ से पहली बात करेक्ट है, सही बोला है। दूसरा, यदि कार्ड धारक ने अपने संविधान के प्रति निष्ठा प्रदर्शित की हो तो यहाँ पर क्या होगा? ये पंजीकरण रद्द करने के आधार को बताएगा। और तीसरी बात, यदि कार्ड धारक ने पंजीकरण के 5 वर्षों के भीतर किसी भी देश में कम से कम 2 वर्ष की कैद की सजा पाई तो भी यहाँ पर क्या होगा? ये रद्द करने के पात्र माने जाएंगे। तीनों यहाँ से करेक्ट होंगे। 18 का आंसर 1 2 3 सभी करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 19, विषय ओसीआई कार्ड का परित्याग, इसको लेकर के क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। पहला यहाँ से होगा 19 का, ये बोला है कि कोई भी वयस्क यहाँ पर ओसीआई कार्ड धारक जो है, जो कि यहाँ पर किसी अन्य देश का नागरिक है, निर्धारण रूप से घोषणा करने के अपने ओसीआई कार्ड को त्याग कर सकता है। पहली बात क्या होगी? 19 का पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी घोषणा को पंजीकृत के लिए जाने के बाद वह व्यक्ति भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाता है। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड का त्याग तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक केंद्र सरकार उस घोषणा पत्र पंजीकरण को रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेती है, ठीक है, पंजीकरण नहीं कर लेती है। पंजीकरण क्षण से ही वह व्यक्ति ओसीआई की सुविधा से क्या हो जाएगा? वंचित हो जाएगा। दोनों बातें क्या होगी? यहाँ से करेक्ट हो जाएंगी। 19 का आंसर 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट यहाँ से सही है, आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 20 है, ओसीआई कार्ड के त्याग के परिणामों के संबंध में विचार करना है। जब कोई व्यक्ति अपना ओसीआई कार्ड त्यागता है तो उसके विदेशी मूल के जीवन साथी का ओसीआई कार्ड जो उसी के आधार पर प्राप्त किया गया है वो स्वतः रद्द हो जाता है। पहली बात, 20 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर देखो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक सुरक्षात्मक और कानूनी प्रावधान होता है। यदि किसी विदेशी जीवन साथी ने भारतीय मूल के ओआईसी कार्ड धारक के आधार पर कार्ड वीजा लिया है तो मुख्य व्यक्ति उसके कार्ड त्यागने और जीवन साथी कार्ड को भी रद्द करने जाएगा, ठीक है, सही बात है। मुख्य कार्ड धारक द्वारा ओसीआई कार्ड का त्याग करने को लेकर के उसके नाबालिग बच्चों का ओसीआई पंजीकरण भी स्वतः समाप्त हो जाता है। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर नाबालिग बच्चों की स्थिति मुख्य कार्ड धारक पर निर्भर करती है। यदि माता पिता या उसमें से कोई एक यहाँ पर ओआईसी यहाँ पर कार्ड त्यागते हैं तो बच्चों का भी ओसीआई दर्जा समाप्त हो जाएगा। दोनों बातें क्या यहाँ से एकदम करेक्ट है। ओसीआई कार्ड धारक के बाद में आंसर क्या होगा? सी यहाँ से 20 का करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, ओसीआई कार्ड परित्याग के जो है उसके बारे में विचार करना है। ओसीआई कार्ड का त्याग केवल भारत में रहकर ही किया जा सकता है। पहली बात 21 का क्या होगा? गलत है, ठीक है। दूसरी बात है क्योंकि यहाँ पर जो ये विदेशों में रहकर भी दूतावास में भी कर सकते हैं, जरूरी कि भारत में रहकर किया जा सके। सेकेंड है, परित्याग की घोषणा के बाद
भी व्यक्ति को आजीवन वीजा की सुविधा मिल सकती है या मिलती रहती है, प्राप्त रहती है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परित्याग के बाद आजीवन वीजा की सुविधा खत्म हो जाती है। तीसरी बात है, परित्याग के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार की मंजूरी अनिवार्य होती है और सरकार इसे युद्ध के समय रोक सकती है। एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि यहाँ पर जिसे भारतीय नागरिक त्याग युद्ध के समय रोका जा सकता है, वैसे यहाँ पर ओसीआई कार्ड परित्याग को पंजीकरण के समय भी केंद्र सरकार द्वारा युद्ध के आपातकालीन परिस्थितियों में स्थगित कर सकती है। करेक्ट है। चौथी बात है, परित्याग करने वाले व्यक्ति को बच्चों की 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने में ओसीआई कार्ड पुनः प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। ये बात गलत है, वो प्राप्त करने का अधिकार होता है, मैंने बताया था ऊपर आपको, ठीक है। आंसर क्या है, सिर्फ सी नंबर करेक्ट है इसका 21 का। 22 नंबर है, नागरिकता को लेकर मिश्रित क्वेश्चन है, सब मिले हुए है ना, क्योंकि टॉपिक को खत्म हो गया तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन मिला दिया आंसर और 2 क्वेश्चन को। जैसे कि भारतीय नागरिकता के अर्जन और संवैधानिक स्थिति के बारे में विचार करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता अर्जन और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से विदेशी नागरिकों पर नागरिकता लेने वाले भारतीयों की समाप्ति का प्रावधान करता है। पहली बात, 22वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता केवल उन व्यक्तियों को दी जाती है या दी जा सकती है जो कम से कम 12 वर्ष से भारत के निवासी हों। सेकंड बात क्योंकि सेकंड बात गलत है, क्योंकि पंजीकरण के लिए समानता 7 वर्ष के निवास की आवश्यकता होती है। 12 वर्ष 11 + 1 वर्ष की शर्त प्राकृतिक रूप से होती है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए होती है वो, ये बात गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रवासी भारतीय और विदेशी भारतीय नागरिकता के बारे में विचार करते हैं। अनिवासी भारतीय एनआरआई जो होते हैं भारत के नागरिक होते हैं और उन्हें भारत में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि ओसीआई कार्ड धारक विदेशी नागरिक होते हैं, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है। 23 का पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सेकेंड बात है, यदि कोई व्यक्ति अपने ओसीआई कार्ड को स्वेच्छा से त्याग करता है, ठीक है, और उसके नाबालिग बच्चों को विदेशी मूल के जीवन साथी का दर्जा बना रहेगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आज के हमारे जो पिछले चर्चा का मुख्य बिंदु था कि यहाँ पर जब कार्ड धारक ओसीआई त्यागता है तो क्या उसके आधार पर कार्ड द्वारा पाए गए जो बच्चे और जीवन साथी का भी दर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये सब बातें ऊपर डिस्कस कर चुके थे हम लोग, है ना। तो क्या होगा, दोनों बातें यहाँ से, मतलब पहली बात यहाँ से करेक्ट है, दूसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला है दर्जा बना रहेगा, जबकि बना नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। 24 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में विचार करते हैं। सीएए के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। पहली बात, 24 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, भारतीय नागरिकता त्याग करने वाले व्यक्ति के जो नाबालिग बच्चे को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पुनः भारतीय नागरिक बनने के लिए आवेदन कर सकेगा। ये भी मैं स्टेटमेंट बता चुका हूँ, कम से कम 2 बार स्टेटमेंट बता चुका हूँ ऊपर में, है ना, कि बात ये सही होगी। आंसर क्या है, दोनों सही बातें, ठीक है। तो नागरिकता के बारे में आपको एक एक पॉइंट जो बताए गए हैं, जो यहाँ पर पॉइंट थे, कुछ पॉइंट आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ से नागरिकता को जितने भी तो पॉइंट बन सकते थे, जितने क्वेश्चन बन सकते थे, और इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेंगे इससे, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन यहाँ से करीब बने, और कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर कॉपी भी हुए, मतलब यहाँ पर जो रिपीट हुए, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से रिपीट हुए। जो रिपीट हुए उसको बात आपके माइंड में सेट हो गई होगी कि हाँ ये बात सही है, ठीक है। तो वो बात को देख के चलना है। बाकी एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर MCQs को सॉल्व करेंगे, 20 क्वेश्चन से कम तो नहीं करेंगे किसी में, ठीक है। 25, 30, 35, 32 ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये आपका जो डे 4 था उसका टॉपिक के यहाँ पर MCQs है। आप डे 4 खोलोगे ना सुबह मॉर्निंग में जो मैंने दिया था, उसके हिसाब से ये टॉपिक है। और जो डे 5 है उसका मैंने कल रात में करा दिया सब, मतलब कल शाम को 6 बजे करा दिया था, ठीक है। डे 4 समझ के करा दिया था मैंने उसको, बट कोई नहीं, जो भी अब होगा उसको एक बार देख लो। मैंने 2-3 जगह नोटिफिकेशन में भी डाल दिया, दिखा भी दिया आपको, है ना। यहाँ टेस्ट पेपर में भी मैंने 2 जगह लिख दिया, यहाँ पे भी देखो मैंने लिख दिया नोट करके कि पूरा पेपर में बना रहे हैं, राइट। तो ध्यान रखना है, राइट। अभी अगली मिस्टेक आपसे नहीं होगी, अब जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो अब आगे जो लाएंगे ना, सामने से टारगेट पहले ऊपर लिख देंगे कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, ऊपर पड़े बड़ा सा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है उसका बचा हुआ है, हम लोगों ने एक पार्ट का ही किया था, अभी दूसरा पार्ट बचा हुआ है, वो हम लोग कल करेंगे। कल मतलब संडे, कल संडे को छोड़ेंगे, संडे को हम लोग लीव दे रहे हैं, ठीक है। संडे को छोड़ रहे हैं, अभी क्या डे करीब 5 हो गए, ठीक है। 5 डे कवर हो गए। इन 5 दिन का क्या करना है, संडे वाले दिन सबका रिवीजन करना है आपको, ठीक है। 5 दिन का उठा के जितना भी चीज़ें आपने पढ़ा है, ठीक है, MCQs प्लस यहाँ पे जितने भी टारगेट के टॉपिक थे पूरा उठा के आपको रिवीजन करना है, राइट, पढ़ना है। और संडे को क्या करूँगा मैं,
तो आप कमेंट करके बता सकते हो संडे को मैं टारगेट दूँ या नहीं दूँ, या फिर इसको आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन करने के लिए रख सकते हो। देखो संडे को मैं सोच रहा हूँ कल टॉपिक नहीं देता हूँ, ठीक है, कल टॉपिक नहीं देता हूँ। आपको इसका क्या रिवीजन करना है, और जो अगला संडे रहेगा अगले संडे से हम लोग संडे पूरा कम से कम 15 टॉपिक का करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे। ऐसा कर लेंगे, है ना। संडे से छुट्टी से अच्छा है, बंद से अच्छा है कि रिवीजन करेंगे कम से कम 15 से 20 टॉपिक को करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो कल संडे को रेस्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पर पहला यहाँ पर संडे पड़ रहा है, बहुत लोग यहाँ पर अभी जुड़े भी नहीं हैं। जुड़ जाएंगे तो थोड़ा सा अपना जितना बैकलॉग हो गया पीछे का बचा हुआ है वो सब कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।